आज है 29 अक्टूबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हरकारा में हम बात करेंगे बिहार के चुनावी घमासान की, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। हम बिहार के चुनावी मूड को भी समझने की कोशिश करेंगे, जहां नीतीश कुमार अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर विरासत का बोझ भारी पड़ रहा है। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए पहली बार हुए क्लाउड सीडिंग के प्रयोग और उस पर विशेषज्ञों की चिंताओं पर भी नजर डालेंगे। हम बात करेंगे जामिया में संस्कृत कव्वाली, श्रम नीति में मनुस्मृति और गणित में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। साथ में ये भी कि कैसे सपनों का देश अमेरिका गए भारतीय युवा हथकड़ियों में वापस लौट रहे हैं, जो डॉन की रूट की दर्दनाक हकीकत को बयां करता है। इन खबरों के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के पॉडकास्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिर्फ वोट चाहिए और आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने कहा, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर भीड़ में से 200 लोग वोटों के बदले पीएम मोदी को मंच पर नाचने के लिए कहें, तो नाच शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी मंच पर भरतनाट्यम करने लगेंगे। प्रधानमंत्री के यमुना किनारे छठ पूजा करने के बयान पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा, उन्होंने एक नाटक रचा और भारत की सच्चाई दिखाई। यमुना में गंदा पानी है, अगर कोई उसे पी ले तो या तो बीमार हो जाएगा या मर जाएगा, लेकिन मोदी ने एक नाटक रचा। उन्होंने वहां एक छोटा सा तालाब बनवाया, पीछे से एक पाइप लगाया जाता है, उसमें साफ पानी डाला जाता है। समस्या ये हुई कि किसी ने पाइप की तस्वीर ले ली। राहुल ने वोट चोरी के अपने आरोप को दोहराते हुए भाजपा पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वे आपके वोट चुराने में लगे हुए हैं, क्योंकि वे इस चुनाव की बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चुराए, उन्होंने हरियाणा में चुनाव चुराए और वे बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता ने आर्थिक नीतियों को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन पर नोटबंदी और जीएसटी के जरिए छोटे व्यवसायों को कुचलने का आरोप लगाया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। राहुल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा और दावा किया कि वो सिर्फ एक चेहरा है, जबकि भाजपा पीछे से सरकार चला रही है। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें स्थानीय गुंडा करार दिया और उन पर मतदाताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। इस चुनावी गहमागहमी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अभियान की गति छठ उत्सव के कारण थोड़ी धीमी पड़ गई है। द हिंदू में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार इस गहन प्रचार के बीच मतदाताओं की बातचीत में कुछ प्रमुख विषय उभरे हैं। पहला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी दूसरे राजनीतिक नेताओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय दिखते हैं, लेकिन उनकी गिरती सेहत एक चर्चा का विषय है। सत्तारूढ़ एनडीए की 10,000 योजना, जिसके तहत जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। महिला मतदाता इस योजना के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करती दिख रही हैं। दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर अपने माता पिता के 1990 से 2005 तक के शासन के दौरान बिहार में अराजकता का टैग विरासत में मिला है। एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के कुशासन के वर्षों को लेकर उन पर निशाना साधते रहे हैं। हालांकि 36 साल के तेजस्वी युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी आयु समूहों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। मतदाता मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं। चौथा, कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय से राज्य में हाशिए पर थी, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के बाद थोड़ी लय में आती दिख रही है। और पांचवां, पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित नई जन स्वराज पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन की कमी स्पष्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर प्रचार के बावजूद
जमीन पर पार्टी में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई देती है। तेजस्वी यादव की बात करें तो 77 साल के लालू प्रसाद अब सक्रिय राजनीति के केंद्र में नहीं हैं, लेकिन वे पार्टी के शुभंकर बने हुए हैं, जो आरजेडी के लिए एक ताकत भी है और बोझ भी। द हिंदू के एक विस्तृत लेख के अनुसार 2 दशक बीत चुके हैं जब लालू का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन जंगल राज का आरोप आज भी आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति के कई किस्से हैं, जिनमें से एक के अनुसार यह शब्द पहली बार अगस्त 1997 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया गया था। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के आरोपों के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने स्वतंत्र रूप से अभियान का नेतृत्व किया और जंगल राज की आलोचना से पार्टी को दूर करने के लिए पोस्टरों से लालू की तस्वीरें भी हटा दी थीं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहा था। आरजेडी अब भी अपनी मुस्लिम यादव पार्टी की पहचान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे तेजस्वी ने बाप पार्टी यानी बहुजन अगड़ा आधी आबादी और पुआ के रूप में फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है। उधर राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को नई दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बारिश कराना और शहर के जहरीले धुंध को साफ करना था। हालांकि ये परीक्षण हवा में नमी की कमी के कारण पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक विधि है, जिसमें बारिश को प्रेरित करने के लिए बादलों में रसायन छोड़े जाते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि क्लाउड सीडिंग का प्रभाव सीमित रहता है और इसका धुंध के मूल कारणों पर असर नहीं होता है। द हिंदू में 2 विशेषज्ञों ने लिखा है कि यह योजना विज्ञान के दुरुपयोग और नैतिकता की अनदेखी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आईआईटी कानपुर, जिसने ये परीक्षण किया, ने एक बयान में कहा कि बारिश न होने के बावजूद प्रयोग से पार्टिकुलेट मैटर में एक मापने योग्य कमी आई है। हालांकि संस्थान के निदेशक ने इसे दिल्ली की प्रदूषण समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं माना। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें केंद्र को 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया था। केंद्र ने कथित भ्रष्टाचार के आधार पर पश्चिम बंगाल को फंड रोक दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है जहां योजना को अनंतकाल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि केंद्रीय सूचना आयोग की रिक्तियों को 2 या 3 सप्ताह में भरा जाएगा। इस समय आयोग में कोई मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है और स्वीकृत 10 की संख्या के मुकाबले केवल 2 सूचना आयुक्त हैं। द हिंदू की खबर के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने सर्च कमेटी के सदस्यों और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और न ही शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड बताए गए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एक और कानूनी झटका लगा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें पालनपुर जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जेल स्थानांतरण मांगना भट्ट का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार का तर्क है कि हिरासत में मौत के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए भट्ट को अपनी सजा राजकोट सेंट्रल जेल में काटनी होगी। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित आयुष्मान भारत योजना की सफलता पर सवाल उठाए गए हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार योजना की सफलता खतरे में है, क्योंकि अस्पतालों को भुगतान किए जाने वाले बकाये में देरी हो रही है। अकेले केरल राज्य में ही 4 अरब रुपये के दावे लंबित हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर चिंता व्यक्त की है। बिलों का भुगतान 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें 4 से 6 महीने या उससे अधिक का समय लग रहा है। हरियाणा में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि 650 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान के मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के भव्य दावों और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत से समुद्री उत्पादों का अमेरिका को निर्यात कम हो गया है। अमेरिका पारंपरिक रूप से भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार निर्यातकों ने सितंबर में शिपमेंट में साल दर साल 75% की गिरावट का अनुमान लगाया है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में झींगा निर्यात में और गिरावट आने की उम्मीद है। इस बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि म्यांमार के एक स्कैम हब पर कार्रवाई के बाद सीमा पार भागे 500 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार की सीमा पर ऐसे बड़े परिसर फले फूले हैं जहां इंटरनेट पर लोगों से धोखाधड़ी की जाती है। पिछले हफ्ते सबसे कुख्यात केंद्रों में से एक केके पाक पर छापे मारे गए, जिसके बाद सैकड़ों लोग सीमा पार कर थाईलैंड भाग गए। भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए एक विशेष विमान भेजेगी। एक दुखद खबर कनाडा से है, जहां पंजाबी व्यवसायी और परोपकारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी धिल्लन द्वारा कथित रूप से लिए जाने के बावजूद उनके परिवार ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें कोई धमकी भरी कॉल मिली थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने सोमवार सुबह ब्रिटिश कोलंबिया में उनके घर के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साहसी के छोटे बेटे ने रंगदारी के दावों से इनकार करते हुए कहा, मेरे पिता या हमारे परिवार में किसी को भी किसी गैंगस्टर से कोई धमकी या फिरौती की कॉल नहीं है। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं। अवैध आप्रवासियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अमेरिकी सरकार ने 54 भारतीय युवाओं को निर्वासित कर दिया है। वे सभी हथकड़ियों में थे जब वे वापस लौटे। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी डॉन्की रूट का उपयोग करके अमेरिका पहुंचे थे। निर्वासित लोगों में से अधिकांश हरियाणा से हैं। इसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और गोवा का स्थान है। इन सभी की कहानी एक जैसी है, डॉन्की रूट, कर्ज और संकट। एक किसान नेता ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को भी एक प्रमुख कारण बताया, जो अधिक युवाओं को किसी भी तरह से विदेश जाने के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्र सरकार की मसौदा श्रम नीति ने मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों का हवाला देने के लिए विवाद खड़ा कर दिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इस मसौदे में श्रम को राजधर्म कहा गया है, एक ऐसी धारणा जिसे विशेषज्ञ श्रमिकों के अधिकारों के साथ टकराव में पाते हैं। मसौदे में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति ने इस लोकाचार को राजधर्म की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया। विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों ने हिंदू धर्मग्रंथों का संदर्भ देने के लिए इसकी आलोचना की है। जेएनयू के एक संकाय सदस्य ने कहा कि हिंदू ग्रंथों द्वारा प्रचारित श्रम की अवधारणा का महिमामंडन करना जाति आधारित श्रम विभाजन को फिर से लागू करने का एक प्रयास है। प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत घोर अवैधता और मनमानी से ग्रस्त है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि हिरासत का आदेश पुरानी और अप्रासंगिक एफआईआर पर आधारित है। जिन 5 एफआईआर पर भरोसा किया गया है, उनमें से 4 में वांगचुक का नाम भी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के स्नातक गणित पाठ्यक्रम के मसौदे पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह एक राष्ट्रवादी विचारधारा को ऊपर से थोपने जैसा लगता है। अगस्त में जारी इस मसौदे के खिलाफ 900 भारतीय गणितज्ञों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इसे वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने तर्क दिया कि यह गंभीर खामियों से भरा है और इसमें काल गणना, भारतीय बीजगणित और शुल्क सूत्र जैसे कोर्स शामिल कर एक राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। आलोचकों को चिंता है कि यह कहानी भारत ने ही सबसे पहले सब कुछ खोजा वाली बन सकती है, जो न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि वैज्ञानिक जांच की भावना के लिए भी नुकसानदेह है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 105वां स्थापना दिवस समारोह भी विवादों में घिर गया है। कई छात्र संगठनों ने समारोह के कुछ कार्यक्रमों पर चिंता व्यक्त की है, जिन्हें वे विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष परंपरा के विरुद्ध मानते हैं। विवाद का केंद्र म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस अखंड भारत कार्यक्रम है। छात्र संगठनों का कहना है कि अखंड भारत की अवधारणा उस विभाजनकारी विचारधारा से जुड़ी है जो जामिया के संस्थापक मूल्यों के विपरीत है। इसके अलावा संस्कृत कव्वाली पर भी आपत्ति जताते हुए इसे सांस्कृतिक चोरी और कव्वाली की मूल सूफी परंपरा को ब्राह्मणवादी रूप देने का प्रयास बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए दोनों देशों को 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ट्रंप ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया। मैंने कहा, आप पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और फिर मैंने पाकिस्तान को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं प्रत्येक देश पर 250% टैरिफ लगाने जा रहा हूं, जिसका अर्थ है कि आप कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे।
और अंत में गाजा से दिल दहला देने वाली खबर है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर रात भर हुए इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 104 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ये हमला अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम के लिए अब तक की सबसे गंभीर चुनौती है। गाजा के नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार इन हमलों में कम से कम 35 बच्चे मारे गए और 200 लोग घायल हुए। इन हमलों का आदेश बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार शाम को फ़लस्तीनी उग्रवादियों और इस्राएली सैनिकों के बीच गोलीबारी के बाद दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इस्राएली सैनिक मारे जाते हैं तो इसराइल को जवाबी हमला करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।